गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी वो बात की थी आपके जो सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स थे उनके बारे में बात कर रहे थे अपन। सेल मेम्ब्रेन के लिए अपन ने 3 मॉडल दिए थे, 3 मॉडल हैं जिनको अपन पढ़ रहे थे। तो जिसमें से अपन 2 मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है सैंडविच मॉडल, दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल और रॉबर्टसन का जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन वाला मॉडल, ये दोनों मॉडल आप लोगों को बता दिए गए हैं। इसके अंदर अपन ने सैंडविच लेयर के अंदर आपको बता दिया था कि थ्री लैमिनर मॉडल भी इसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये भी है कि ये 3 लेयर मॉडल तो कहलाता है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो जो लेयर है वो 4 होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में जो 2 लेयर हैं जिसको अपन फॉस्फोलिपिड की एक सिंगल लेयर बोलते हैं, वो एक्चुअल के अंदर 2 लेयर ही तो हैं जो वैन डर वाल्स बॉन्ड से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आज अपन बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। और इसके बारे में हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये मॉडर्न जो अगर देख रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर अपन इसको माने कि भाई सबसे ज्यादा स्थायित्व मतलब प्रदान करता है, अगर किसी चीज को अगर मानते हैं ना प्रूवन मॉडल, तो प्रूवन मॉडल जो आपके पास में है वो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So we have here fluid mosaic model. Fluid mosaic model is given by Singer and Nicolson in 1972. As we know that what is the meaning of mosaic? Mosaic का मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी अगर अपन एक ट्रे के अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े, ग्लास के टुकड़ों को अगर अपन अरेंज कर दें तो वो मोज़ेक मॉडल कहला सकता है। इसी प्रकार से अगर अपन अगर वहां पे ट्रे के अंदर छोटे छोटे पत्थरों को अरेंज कर दें वो मोज़ेक मॉडल कहला सकता है। देखिए इस तरह से मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे अपने पास में मान लीजिए ये ट्रे है और इसके अंदर इस तरह से अपन क्या करते हैं, ग्लास के टुकड़ों को या कांच के टुकड़ों को अरेंज कर देते हैं तो वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मोज़ेक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका है, तो इसको सिंगर निकोलसन ने दिया। तो दिस मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो यही मॉडल है। कौन सा? सिंगर और निकोलसन का FMM। According to FMM fluid mosaic model, protein disperse into the bilayer of phospholipids। जो प्रोटीन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन डिस्पर्स रहती है। कहां पर प्रोटीन डिस्पर्स रहती है? बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसके अंदर क्या रहती है, डिस्पर्स रहती है। मतलब जो फोस्फोलिपिड के अपने पास में जो बाइलेयर अपन ने कल याद कीजिए स्ट्रक्चर के अंदर, जो नीचे जो यहाँ पर ये जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई थी उनके अंदर ये क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर इसको फोस्फोलिपिड मान लें अपन इस तरह से, तो उसके अंदर ये जो टुकड़े धसे हुए हैं ये आपके क्या होंगे, प्रोटीन के टुकड़े इसके अंदर एम्बेडेड या बिखरे हुए इसके अंदर रहेंगे। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ या धसा हुआ रहना। सो इट इज नोन एज, मतलब ये इस तरह से होती है कि अपने को कैसे नजर आती है, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। मतलब ये इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन के छोटे छोटे आइस के टुकड़े क्या होंगे, अपने को फोस्फोलिपिड के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो मतलब इसके समुद्र के अंदर ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ये पूरा तो समुद्र हो गया और ये वाला जो हो गया फॉस्फोलिपिड का, तो पूरा अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया, और इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े क्या है, तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। सी नेक्स्ट इज दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी इसको क्या है अपन जानते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है फोस्फोलिपिड और फोस्फोग्लिसराइड। क्या है, फोस्फोलिपिड और फोस्फोग्लिसराइड दोनों एक ही बात है। According to the study, it is clear that the cell membrane is made up of lipid which is arranged in layer। अगर अपन स्टडी जो अब तक हुई है इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ लिपिड। और लिपिड के ये मेम्ब्रेन अरेंज किसके रूप में है, लेयर्स के रूप में। लेयर्स ही तो है ये लिपिड की जो ये मेम्ब्रेन, ये लेयर ही तो बनाएगी। जो कल आपका जो मॉडल देखा था अपन ने सैंडविच वाला, उसको थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर वो लेयर ही तो बना रही हैं। क्लियर?
नेक्स्ट इज लिपिड्स आर अरेंज इनसाइड द मेम्ब्रेन। अब जो लिपिड आपके पास में है वो कहां पे अरेंज होते हैं? इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर। याद कीजिए कि जो लिपिड हैं वो ये प्रोटीन वाली लेयर है, इसके नीचे यहाँ पर ये लिपिड्स अरेंज है ना, फोस्फोलिपिड, तो ये इनसाइड द मेम्ब्रेन तो अरेंज है, इनसाइड द मेम्ब्रेन ही है ना, ये वाले यहाँ पे लिपिड्स लग रहे हैं, ये प्रोटीन की लेयर है, यहाँ पे जो लग रहे हैं वो इनसाइड द मेम्ब्रेन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज The lipid present in the cell membrane are phospholipid और phosphoglyceride। अब जिस लिपिड की अपन बात कर रहे हैं, ये जो लिपिड जो यहाँ पर अंदर इनसाइड द सेल है, what kind of lipid is this? This is phospholipid और phosphoglyceride। फिक्स है, ये ध्यान रखिए, फोस्फोलिपिड या फोस्फोग्लिसराइड ही लिपिड के रूप में क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज फोस्फोलिपिड आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए फोस्फोलिपिड क्या है? मेन कंपोनेंट है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के। क्यों? बिकॉज इट मेक्स अ स्ट्रक्चरल स्केलेटन। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल स्केलेटन बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब उसकी जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा ये बना करके अपने को देते हैं। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन बोन्स बनाती हैं, उसी प्रकार से इसका ये कौन बनाएगा? स्ट्रक्चरल स्केलेटन कौन बनाते हैं? फोस्फोलिपिड बनाते हैं। So next we have phospholipid give molecule fluidity because the phospholipid molecule is made up of unsaturated fatty acid। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो फोस्फोलिपिड है वो किसी भी मॉलिक्यूल को कहता है फ्लूइडिटी, मतलब उसको तैरने के लिए क्या करता है? एक जगह प्रदान करता रहता है। क्यों देता है? बिकॉज द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखिए जो फोस्फोलिपिड है मॉलिक्यूल वो किसका बना हुआ है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इट मींस इसको समझने के लिए अपन ये मान सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने पास में 4 डायरेक्शन है। हम इसे समझने के लिए मान रहे हैं, सपोज दैट अपने पास में 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब ये जो अपन कार्बन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये चारों तरफ से क्या है? सैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन चारों बॉन्ड को इस तरह से बना दूं तो अब इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे, जबकि इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सैचुरेटेड कहलाता है। तो इसके अंदर कैसा है? अनसैचुरेटेड, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है। एग्जांपल देखिए क्या है? एग्जांपल है लिपिड्स के फोस्फेटिडाइल सेराइन, फोस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको लेसिटिन बोलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है लेसिटिन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कहां प्रेजेंट होती है। जो एग होता है, एग के योक के अंदर, एग के अंदर जो येलो येलो कलर का लिक्विड सा आता है ना, उसके अंदर ये लेसिटिन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से पी एथेनोलमाइन, क्या? पी एथेनोलमाइन, जिसको अपन बोलते हैं सिफेलिन। क्या बोलते हैं? सिफेलिन। ये सिफेलिन कहां प्रेजेंट होती है? नर्वस टिश्यू के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होती है? नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये एग के योक के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां होती है भाई? एग के योक के अंदर, ठीक है। लिपिड हैव क्वासी फ्लूइडिक नेचर, दैट्स व्हाई द प्रोटीन shows the lateral movement between to the these layer। अब देखिए कि जो लिपिड होती है वो कैसी होती है? क्वासी फ्लूइडिक नेचर की होती है। क्वासी मतलब कि ये दिखती है लिक्विड की जैसी, लेकिन एक्चुअली लिक्विड नहीं होती है। इसको अपन बोलते हैं क्वासी टर्म्स। इस टर्म को क्या बोलते हैं? कि लगभग लगती है उसके जैसी, ऑलमोस्ट, है ना, क्वासी फ्लूइडिक नेचर किसी होती है। इसी के कारण क्या होता है? दैट्स व्हाई प्रोटीन शोज द लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट क्या करती है? शो करती है इस फोस्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर। जो बाई लेयर बनी हुई थी फोस्फोलिपिड की, ये देखिए यहाँ पर अपन ने इस तरह से बनाई थी ना, ये बाई लेयर, याद आ रही हो तो आपको इस तरह से। तो इनके अंदर ये मूवमेंट क्या करती है? शो करती है, क्योंकि इसकी लिपिड कैसी होती है? क्वासी फ्लूइडिक नेचर होती है, जो उसको अलाउ करती है प्रोटीन को अपने अंदर घूमने के लिए। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपन स्पीड की बात करेंगे, किसके? मूवमेंट की। अगर मूवमेंट की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो लिपिड की फ्लूइडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये ध्यान रखना है कि लिपिड की फ्लूइडिटी जितनी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। डायरेक्टली कभी भी ये उसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि मूवमेंट तो फ्लूइडिक नेचर के कारण ही हो रही है, लिपिड के फ्लूइडिक नेचर के कारण हो रही है, इसलिए ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज
द फ्लूइडिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन डू सम इंपोर्टेंट वर्क। कौन कौन से? सेल ग्रोथ करवाता है, सीक्रेशन में सहायता करता है, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज का अंदर लेना, है ना, सेल डिवीजन, इनके अंदर क्या करता है ये फ्लूइडिक नेचर क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो ए टाइप ऑफ लिपिड व्हिच गिव्स द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या करता है ये इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है? कोलेस्ट्रॉल करवाता है। यहां पर अपन ने नोट डाल के बात लिखी हुई है क्या, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, होपेनोइड्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? होपेनोइड्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है सेल मेम्ब्रेन को। क्या करवाता है? स्टेबिलिटी। यहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करवाता है यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर होपेनोइड्स सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अपने पास में है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखें अपन इसके अंदर, तो अपने पास में दो प्रकार की प्रोटीन होती है। कितनी, कौन सी होती है? इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखो नाम से पता चल रहा है, इन का मतलब इनसाइड, इनका मतलब इनसाइड, और एक्स का मतलब आउटसाइड, एक्स का मतलब आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब जो इनसाइड है, कि जो प्रोटीन अंदर की ओर है, मतलब ये जो अपने पास में अपन ने कल प्रोटीन की जो लेयर देखी थी, और यहाँ पर फोस्फोलिपिड अपन ने इस तरह से बना रखे थे, याद आ रहे होंगे आपको, इस तरह से अपन ने फोस्फोलिपिड बना रखे थे। तो ये देखिए कि अंदर यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है इनसाइड द, ये तो है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर की साइड है वो एक्सट्रिंसिक है, अंदर की ओर इंट्रिंसिक। तो इसका दूसरा नाम हो गया इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब इनसाइड, पेरिफेरल मतलब बाहर की साइड। तो बात करते हैं पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन की। तो दीस प्रोटीन मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फोस्फोलिपिड। ये प्रोटीन क्या करती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन फोस्फोलिपिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। कौन? इंट्रिंसिक प्रोटीन फोस्फोलिपिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी तो इनको निकाल पाना आसान नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो इट इज नॉट इजी टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में से इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। अगर इसको हम निकालेंगे तो हो सकता है अपनी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स। और इंट्रिंसिक भी दो प्रकार की हैं, पार्शियली एम्बेडेड और कंप्लीटली एम्बेडेड। पार्शियली एम्बेडेड का मतलब हो गया आंशिक रूप से, पार्शियली मतलब कि हल्की फुल्की सी धसी हुई, एम्बेडेड मतलब धसी हुई, पार्शियली मतलब हल्की या आंशिक रूप से। अगर वो हल्की धसी हुई है तो वो पार्शियली एम्बेडेड है, और वो पूरी तरीके से उसके अंदर धसी हुई है तो वो कहलाती है कंप्लीटली एम्बेडेड। उसके अंदर देखिए अपने पास में है यहाँ पर टनल प्रोटीन। क्या है? टनल प्रोटीन। ये इंपोर्टेंट प्रोटीन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। टनल, TUNNEL है। टनल प्रोटीन इज प्रेजेंट टू द थिकनेस ऑफ ऑल ओवर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की पूरी जो थिकनेस है, ये पूरी की पूरी थिकनेस है, इसकी पूरी थिकनेस के अंदर ये टनल प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होती है। ध्यान से देखिए, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। कैसे होती है? अपन ने बताया था ये 20 एंगस्ट्रॉम का, इधर ये बताया था ये 20 एंगस्ट्रॉम का, तो 20 एंगस्ट्रॉम का ये, और 35 एंगस्ट्रॉम की क्या बताई? फोस्फोलिपिड। तो कितने हो गए? 40 और 30 75 एंगस्ट्रॉम हो गए। तो पूरी जो सेल मेम्ब्रेन आपकी 75 एंगस्ट्रॉम की हो गई। 75 एंगस्ट्रॉम की जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर टनल प्रोटीन क्या होती है? पूरे के अंदर क्या होती है? धसी हुई होती है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन काम क्या करती है? तो टनल प्रोटीन प्रोवाइड्स द पाथ टू द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। क्या है कि ये टनल प्रोटीन क्या करती है? तो पाथ प्रोवाइड कराती है। किसको? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को पाथ प्रोवाइड कराती है। जो पानी में घुल सकते हैं सब्सटेंस, वो क्या है? इसके साथ में घुल करके आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन intrinsic protein present from outer side to the inner side, then this is known as transmembrane protein। ध्यान से दीजिए भाई, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किसे कहेंगे? कि जब इंट्रिंसिक प्रोटीन कहां से? आउटर साइड से इनर साइड पूरी के पूरी के अंदर प्रेजेंट हो, बाहर से अंदर तक पूरी की पूरी आती हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं।
एग्जांपल देखिए, पोरिंस, टनल, चैनल, पंप। अब आपने सुना होगा पंप के बारे में, तो आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम पंप। ये क्या करते हैं, एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में तो काम करते हैं, चैनल के रूप में पूरे के पूरे काम करते हैं कि ऊपर अंदर से बाहर पूरे के पूरे आते हैं। तो इसी की सहायता से सोडियम और आयंस क्या होते रहते हैं, बाहर सेल के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। पेरिफेरल मतलब कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं पर सेकंड। इट इज प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द लिपिड एंड कैन बी इजीली सेपरेटेड। जैसा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर हो रहा था कि वो अंदर की साइड थी, उसको निकालना आसान नहीं था, तो उसी प्रकार से ये पेरिफेरल मतलब बाहर की साइड, मैंने बताया था ना उस डायग्राम के अंदर कि ये बाहर की साइड होती है और बाहर कोई भी चीज होती है उसको आसानी से खींचना संभव हो पाता है, इजी है उसको बाहर निकाल पाना। So in this protein enzymatical reactivity, this is important thing is enzymatical reactivity is also present, कि यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी को देखा गया है। It means this protein can easily move into the cell membrane, और एंजाइम की रिएक्टिविटी कारण ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली मूव कर सकती है। ध्यान रखना इस बात को। सो उसमें से कुछ अपने पास में प्रोटीन है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। परमीएज, ट्रांसलोकेज। परमीएजेस और ट्रांसलोकेज आर द वेक्टर प्रोटीन। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर हम बोलते हैं किसी वाहक को, किसी कैरियर को जो किसी चीज को लेकर के आगे जाती है। वेक्टर जो किसी चीज को आगे लेकर के जाती है उसको अपन वेक्टर कहते हैं। तो ये ट्रांसलोकेज और परमीएज क्या है, वेक्टर प्रोटीन है, which helps in the transportation of various substances। मैंने बोला ना किसी चीज को लेके जाती है उसको वेक्टर कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को क्या करते हैं, अपने साथ में लेकर के जाते हैं। कौन, ट्रांसलोकेज और परमीएज प्रोटीन। नेक्स्ट स्पेक्ट्रिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रिन इज ए हेलिकल। हेलिकल का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है। हेलिकल किसे कहते हैं, जो चीज इस शेप के अंदर होती है उसको हेलिकल बोलते हैं। हेलिकल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द साइटोसोलिक साइड। देखिए साइटोसोलिक साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। साइटोसोलिक साइड क्या होती है, साइटोसोलिक साइड का मतलब हो गया कि सेल की वो साइड जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या है, सेल की वो साइड जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो उसकी साइटोसोलिक साइट कहलाती है। स्पेक्ट्रम इज अटैच्ड विद द इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए इस बात को ध्यान रखना है आपको कि स्पेक्ट्रिन पेरिफेरल प्रोटीन का पार्ट है, बट ये किससे अटैच्ड है, ये इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच है। ध्यान दीजिए कि स्पेक्ट्रिन क्या है कि ये है तो पेरिफेरल पार्ट, बट ये किससे अटैच्ड है, इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। इसको मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि सपोज है कि ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, और इस इंटीग्रल प्रोटीन के साथ में आपकी क्या है, स्पेक्ट्रिन इस तरह से अटैच रहती है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके साथ में ये इस तरह से अटैच्ड रहती है, ठीक है। ये टनल प्रोटीन है ना, इंटीग्रेट, ये टनल प्रोटीन है, ये स्पेक्ट्रिन है, ये इस तरह से क्या होगी, अटैच रहेगी। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको समझाएंगे। स्पेक्ट्रम इज ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। स्पेक्ट्रिन को किसका पार्ट मैंने बताया, साइटो, कोशिका का जो कंकाल बनाता है, स्केलेटन में बताया ना, ढांचा। तो सेल की अगर अपन देखें कि सेल का जो स्केलेटन बनाते हैं उसका ये क्या है, पार्ट भी है, कौन, स्पेक्ट्रिन। तो इन सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, देखिए सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म क्या होती है, सेल मतलब सेल, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान, और मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। तो ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म होती है, जिसकी सहायता से अपन देखें सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म जो हो रही है, तो ये कैसे होती है, द शुगर ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट। तो उसकी सरफेस के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड की शुगर और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है एग्जांपल इसका, कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब होने वाला होता है, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी तो वो इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो एक दूसरे की सेल को पहचानेंगे नहीं तो वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म और ओवम एक दूसरे को पहचान करके कांटेक्ट करते हैं, वो सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म ही होती है। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है उसके कारण प्रेजेंट हो पाता है, जो कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 30 टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो चीज है अपने पास में
ये इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर से एटीपेज का मतलब हो गया, देखिए कोई भी चीज के लास्ट में अगर एज लग जाता है तो ये एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एटीपेज एटीपी हाइड्रोलाइसिंग मतलब ये एटीपी हाइड्रोलाइसिंग मतलब एटीपी के बॉन्डिंग को तोड़ने के काम में आएगा। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिंग उस 30 एंजाइम में से एक एंजाइम में इज वन। दिस एटीपेज हैज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ब्रीफ में बता देता हूं आपको और आगे समझाएंगे अपन कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि जब कोई चीज अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर भेजनी है तो उसके अंदर अपने को एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। वो अपने को कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। और एटीपी हाइड्रोलाइसिंग होगा, उससे अपने को एनर्जी मिलेगी, जिससे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट देखिए, वी हैव हेंस फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड क्या है? बाइलेयर है। इस बात को आपको ध्यान रखना ही है। ट्राइलेयर अपन ने बोला है वहां पर, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर 4 लेयर बनी हुई है, लेकिन वो ट्राइलेयर इसलिए क्योंकि 2 फोस्फोलिपिड की लेयर हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, फ्लूइडिटी, बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। देखिए क्या है कि इस बाइलेयर के पास में फ्लूइडिटी तो होती है, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, इसको समझिए। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मींस द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लिपिड लेयर टू द अदर लिपिड लेयर। देखिए कि अपन इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को देखिए, ये प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर, यहां पर अपन ने बनाया था इस तरह से, याद आ रहा है ना डायग्राम? इस तरह से सैंडविच मॉडल के अंदर जो डायग्राम देखा था अपन ने, वो कि जो प्रोटीन है वो एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर क्या कर सकती है? चली जाती है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। किसको बोलते हैं? कि जब प्रोटीन की मूवमेंट, प्रोटीन मॉलिक्यूल एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर के अंदर चला जाता है तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन यहां पर ध्यान के रखना है कि यहां पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती है। होता क्या है? ओनली रोटेशनल एंड लेटरल। रोटेशनल मतलब रोटेट होने वाली, और लेटरल जो मतलब साइड से होती हुई गति, मूवमेंट इसको बोलते हैं। रोटेशनल एंड लेटरल मूवमेंट कैन बी पॉसिबल बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में केवल रोटेशनल एंड लेटरल मूवमेंट ही क्या पाई जा सकती है। ध्यान रखना है आपको, रोटेशनल और लेटरल मूवमेंट इसके बीच में पाई जा सकती है। नोट डाल करके अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए लिखी है कि फोस्फोलिपिड को एंटीपैथेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोस्फोलिपिड को एंटीपैथेटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हेड होता है, यहाँ पर अपन ने हेड बताया था आप लोगों को कल, और एक बताई थी टेल। क्या बताई थी? ये आपको टेल बताई थी। हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के अंदर घुल जाता है, मतलब पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है। नेक्स्ट टेल हाइड्रोफोबिक बताई थी आप लोगों को, मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलती है। फोबिक का मतलब डर बताया था, फिलिक का मतलब लव बताया था। दोनों ग्रीक वर्ड है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। यहां पे अपनी बात कंप्लीट होती है किसके बारे में? यहां पे अपना कंप्लीट होता है फ्लूइडिक मोज़ेक मॉडल। बट यहां पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम वो थोड़ा सा लंबा फिर हो जाएगा, तो हम जो आपके लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के, इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और साथ ही आप लोगों को बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो